नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज कई देशों के सारे जो मसले हैं उन पर बात करेंगे हम शुरू करते हैं इजराइल से, पश्चिमी देशों से, मिडिल ईस्ट के देशों से, जहां पर बड़ी हलचल तेज हो गई है। सबसे पहली खबर, आज जो ताज़ा खबर है वो हम दिखाते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का बयान आया है कि इजराइल हमारे द्वारा भेजे गए हथियारों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है और बस्तियों पर फेंक रहा है उनको, इसलिए अब हम हथियार देना बंद करेंगे। ये बात कितनी बड़ी है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। मैक्रोन साहब, आपको इतना तो पता चला कि ह्यूमैनिटी भी कोई चीज़ होती है। आपके बनाए हुए हथियार ही आजकल इजराइल फेंक रहा है, हिजबुल्लाह पर फेंक रहा है, लेबनान पर, और हमास के लोगों, बच्चों पर, बूढ़ों पर, अस्पतालों पर, और जो आम जनता की जो फैसिलिटीज़ होती हैं उन पर, इमारतों पर। कभी कभी वो इधर उधर भी हमला कर देता है, सीरिया पर भी कर देता है, क्योंकि सीरिया का एक हिस्सा वो दबा करके बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के फ्रांस ने जब ये बयान दिया है तो नेतन्याहू ने उनको पलट के जवाब दिया है और चेतावनी दी है कि हम पश्चिम के देशों को देख लेंगे। ये गीदड़ भभकी भी हो सकती है और भी कुछ हो सकता है। खैर, ये तो हमने फ्रांस की आपको बात बताई। हमने कहा था ना भी आपसे कि हम कई देशों की चर्चा करेंगे आपसे, जिन जिन देशों में इजराइल को लेकर के जो घमासान चल रहा है उसको लेकर। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। आप सोचते होंगे कि मैं बार बार आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करने की बात करता हूँ। आपका जो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होती है, और उसका अर्थ ये है कि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो आप तक पहुँचने चाहिए। जो भी हम क्रिया प्रतिक्रिया एनालिसिस में करते हैं वो आप तक पहुँचना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं ये बार बार ये बात कहता हूँ कि आपको खोजना ना पड़े कि आरबी सिंह यादव एडिटर चैनल कहाँ पर है, क्या है। जैसे ही मेरे यहाँ से ये वीडियो लोड होगा आप सब तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए मेरा मकसद होता है। दूसरा, वीडियो को यदि आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करना भी बिल्कुल ना भूला करें। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारी पत्रकारिता को इससे सुकून मिलता है और ये लगता है कि लोग हमें पसंद भी करते हैं और देखते हैं। खैर, वो सब आपके ऊपर छोड़ता हूँ क्या करना है। अब मैं आपको बता दूँ कि इजराइल में आज अमेरिकी एक मिनिस्टर है, विदेश मंत्री हैं शायद, उनका दौरा शुरू हुआ है। उनका दौरा, वो ये समीक्षा करने आए हैं कि ईरान ने जो इजराइल पर हमला किया था उसका बदला कैसे लिया जाए। वहाँ पर देखिए, गीदड़ भभकियाँ सब दे रहे हैं। अमेरिका में चुनाव चल रहा है। ट्रंप क्या बोल रहा है आपने देखा होगा। ट्रंप कहता है कि इजराइल को तत्काल ईरान के उन ठिकानों पर हमला कर देना चाहिए जहाँ उनकी जो पावर, एनर्जी पावर, एटॉमिक पावर और दूसरी जो पावर है, हथियार बनाने के कारखाने जो कुछ भी हैं, उन पर सीधा अटैक करना चाहिए। कितना बावला हुआ जा रहा है बेचारा। यदि ये वास्तव में राष्ट्रपति बन गया तो मालूम नहीं क्या करेगा, क्योंकि भाई राष्ट्रपति में तो बहुत ताकत होती है, यूएस का राष्ट्रपति। खैर, वो अब डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वो अमेरिका की जनता क्या करती है। खैर, तो अब वो वहाँ पर ये बात, उनके साथ बैठक हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब हिजबुल्लाह का जो इलाका है उस पर कल एक और विस्फोट किया है इजराइल ने। उसमें शायद 20-22 लोग मारे गए हैं, ऐसी सूचनाएं हम खबरें पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जहां अमेरिकी जो मिनिस्टर आए हुए हैं इजराइल में, और वहां पर जो नेतन्याहू की प्लानिंग चल रही है कि ईरान पर हमला कर दिया जाए, इसकी सूचना रसिया ने कल ही ईरान को दे दी है। अब देखिए, एक और बड़ी खबर है जो शायद कोई चैनल आपको नहीं बताएगा, मैं बताता हूँ। कल ईरान में एक हल्का सा भूकंप आया।
केवल ईरान। अब आप सोचते होंगे कि ईरान में भूकंप आया तो वो सारी दुनिया में क्यों नहीं फैला। भूकंप हल्का था। लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद ईरान ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया है इंटरनल जो भूगर्भ के अंदर, भूमि के अंदर, और उसकी वजह से धरती हिली। दुनिया में ये संदेश चला गया है कि शायद ईरान ने विस्फोट करके अपने जो एटॉमिक पावर्स हैं उनका परीक्षण किया है। और बहुत सारी जो कुछ मीडिया है, हमारे भारत की भी मीडिया है, वो चिल्लाती रहती है कि ईरान के पास वर्तमान टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रसिया ने जो सूचना दी थी, रसिया ने सूचना के साथ साथ ईरान को सतर्क भी किया है और कुछ चीज़ें भी पहुंचा दी हैं जो ईरान के पास आ चुकी हैं। अब देखिए झगड़ा कहाँ पर है। इजराइल ने ये तय कर रखा है कि जो लेबनान है वो पूरा का पूरा हमारी ज़मीन है। असली झगड़ा यहाँ पर है। उसने कुछ हिस्सा सीरिया का भी कब्जा रखा है। उस पर कुछ हिस्सा रूस के पास भी है, जहाँ से रूस अपनी सेंट्रल शक्ति के जरिए पूरी दुनिया को कमांड करता है। तो उसको ये बुरा लग रहा है कि रसिया वहाँ पर क्यों है, ईरान वहाँ पर क्यों है। तो वो लेबनान को कब्जे में करना चाहता है। वो कह रहा है जिस तरह से हमास हमारा है ऐसे ही लेबनान भी हमारा है। तो ये झगड़ा यहाँ पर है, भूमि हड़पने का खेल है। पूरा राष्ट्र का राष्ट्र हड़पने की जो कहानी है वो है। इजराइल के लिए एक अच्छी खबर ज़रूर है। आयरलैंड एक छोटा सा देश है, उसकी एक टुकड़ी लेबनान में रहती है, वो युद्ध में उसका समर्थन करती है। उसने आज एक अपना बयान जारी करके कहा है कि हम जो हमारी सैनिक टुकड़ी है वो इजराइल में ही रहेगी, हम उसे हटाएंगे नहीं। जबकि फ्रांस ने सीधा कह दिया कि अब हम हथियार नहीं बेचेंगे आपको। तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था कि घट क्या रहा है। इधर यमन के जो लड़ाके हैं हूती, जिनको आप जानते हैं, देखिए एक सिचुएशन है, आपने दुनिया का नक्शा देखा होगा, आप सब लोग पढ़े लिखे होते हैं जो हमारे वीडियो देखते हैं। तो लाल सागर है, उसके नीचे यमन एक देश है और वहाँ पर एक संगठन है हूती संगठन है। उसको तमाम लोग आतंकवादी संगठन मानते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारी जो देश की पॉलिसी है, भारत की जो पॉलिसी है, वो हूतियों को आतंकवादी नहीं मानती। क्योंकि वो जो गुट है हूतियों का, वो लेबनान के लिए और हमास के लिए, दोनों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और वो जब लाल सागर से जहाज़ निकलते हैं भूमध्य सागर के लिए, जो सुएज कैनाल के जरिए, वो वहाँ पर रोकते हैं और उनके जो साजो सामान है उसको बाहर नहीं जाने देते। आपको मालूम है यमन की खाड़ी जो है वो बहुत ही इतने अच्छी जगह पर है कि वहाँ से ही रास्ता यूरोप के लिए जाता है। यदि यमन उन जहाज़ों को रोकता है तो वो केप टाउन, जो आपको मालूम होगा, केप टाउन भी आप समझते होंगे, वास्को डी गामा और कोलंबस उसी रास्ते से भारत आए थे। तो यदि कोई जहाज़ पश्चिम के लिए जाना है, फ्यूल लेकर के जाना है या और कुछ चीज़ें लेके जाना है, भारत से जाना है, सऊदी अरबिया से जाना है, तो यमन के जो हूती हैं वो रोकते हैं। और यदि उनके कब्जे में होकर के, उनके लाल सागर में होकर के आप नहीं जाना चाहते हो तो आपको फिर केप टाउन होकर के, दक्षिण अफ्रीका जो देश है, वो पूरे महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए स्पेन और उधर से होकर के तब आप पश्चिम पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ा लंबा रास्ता है और उसमें मैं समझता हूँ 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं यूरोप पहुँचने में। जबकि लाल सागर से जब जहाज़ पश्चिम में जाते हैं तो उनकी दूरी मैं समझता हूँ 8-10 दिन के अंदर ही वो समेट लेते हैं भूमध्य सागर से पार करते हुए। और जो साजो सामान होता है, जो व्यापारिक दृष्टिकोण से वो एक रूट है, व्यापारिक रूट है, वो बहुत ही सुगम होता है, किराया भाड़ा कम होता है, चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं। क्योंकि कहाँ 3 महीने 4 महीने और कहाँ 10 दिन, बहुत फ़र्क होता है इन सब चीज़ों में।
तो हूती इस समय लेबनान की और हमास की पूरी सपोर्ट कर रहा है और वो इजराइल पर ऐसे बम फेंकता है कि वो कहीं ना कहीं से नुकसान कर देता है। अभी मैं एक बयान पढ़ रहा था, हूतियों ने एक ऐसा बम फेंका जो नेतन्याहू है उसके विमान से छू कर के निकल गया। ये खबर है, वहाँ के अखबारों में छपी है। और इसी तरह से लेबनान ने अभी एक बम फेंका जो जहाँ नेतन्याहू रहता है उसके घर से थोड़ी सी दूरी पर जाकर के फटा है और बहुत बड़ा होल हो गया है, बहुत बड़ा, शायद 20 मीटर के बराबर बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो लोहा ले रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, लेबनान को, सीरिया को और यमन को ईरान का पूरा सपोर्ट है, वो हर तरह से सपोर्ट करते हैं। देखिए आज की दुनिया में ये जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध पैसे के बल पे हो रहा है। जिसके पास पैसा है वही युद्ध लड़ पा रहा है, नहीं तो लोग समेटते जा रहे हैं। अब ईरान ने जो बयान दिया है, खुमैनी साहब ने, वो यही बयान दिया है कि भाई लेबनान बहुत ही देशों को खतरा पहुंचाने वाला है। आप समझ रहे हो कि ये सारी चीज़ें आप जब तक आप एक नहीं होंगे तो आपके लिए खतरा हो जाएगा। आज लेबनान के लिए खतरा है, हमास के लिए खतरा है, जॉर्डन भी इस रेंज में है, मिस्र भी इस रेंज में है। यदि इजराइल का यही रवैया रहा तो वो आसपास के जितने देश हैं सबको कब्जे में कर लेगा। सीरिया का एक हिस्सा तो वो पहले से ही कब्जा करके बैठा हुआ। सीरिया उत्तर में है, लेबनान उसके इजराइल के, आपको मालूम ही है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं वो पूरी तरह से ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। अब मैं सऊदी अरबिया के बारे में बात करता हूँ, जहाँ प्रिंस रहते हैं और मक्का मदीना भी है वहाँ पर। वो भी यमन के जो हूती संगठन हैं उसको आतंकवादी नहीं मानते, वो अपनी खुद की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, वो इसलिए ये सारी चीज़ें हैं। जैसे हिजबुल्लाह को नहीं मानते आतंकवादी संगठन, हमारा देश भी नहीं मानता, आपको शायद पता होना चाहिए, भारत भी नहीं मानता हिजबुल्लाह को कि वो आतंकी संगठन है, क्योंकि वो वहाँ पर चुनावों में भाग लेता है लेबनान में। और लेबनान की सेना जो काम नहीं करती है वो हिजबुल्लाह की सेना काम करती है। और आपको एक और नई जानकारी दे दूँ, हिजबुल्लाह के 15 सांसद हैं लेबनान की सरकार में शामिल हैं। लेबनान की सरकार में इतनी लोचपोच है, वो खुद काम नहीं करती और उसके मुकाबले जो हिजबुल्लाह की सेना है वो ज़्यादा काम करती है। तो इसी तरह से अब मैं इस बात पर आना चाह रहा हूँ कि 7 अक्टूबर आने वाला है। 7 अक्टूबर को जो इजराइल ने पहला बम फेंक करके हमास को तहस-नहस किया था, वो 1 साल पूरा होने जा रहा है। उस पर ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं, मायने रखती हैं। अब बात आती है कि इजराइल क्या करेगा। इजराइल ने ईरान पर कोई कार्रवाई न करके हमास के ऊपर एक बम फेंका है अभी 2 दिन पहले, और उसमें मैं समझता हूँ 22 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। और इसका दबे मन से अमेरिका समर्थन करता है, और शायद समर्थन नहीं करता तो शायद विदेश मंत्री हैं, कौन है वो आजकल आए हुए हैं, वो क्यों आते, वो वहाँ पर हथियार बेचने की होड़ चल रही है। और वहाँ चूँकि चुनाव है तो चुनाव में कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सारी चीज़ें दिमाग में भरी हुई हैं। तो आगे को मैं आपको बताना चाह रहा था कि अमेरिका की सेंट्रल कमांड है, उसके जनरल आए हुए हैं माइकल, वो वहाँ समीक्षा कर रहे हैं। क्योंकि सेना का व्यक्ति है और सेना का व्यक्ति ही समीक्षा कर सकता है, वहाँ नेतागिरी तो चलती नहीं है कोई। वो आकर के पूरी कहानी देख रहे हैं कि क्या इजराइल को अब क्या करना चाहिए। अब देखिए 3 दिन हो गए ईरान ने हमला किया हुआ है, इजराइल अभी तक कोई उछल कूद नहीं कर रहा था। जैसे ही उसके मालिक, सेंट्रल कमांड के मालिक आ गए अमेरिका के, वो उछलने कूदने लगा है। उसने एक बम भी फेंक दिया उनके आते ही, और हिजबुल्लाह के ऊपर भी हमला कर दिया। तो वो इस तरह से है जैसे कोई जानवर आता है आपने देखा होगा कि आपके घर भी जानवर रहे होंगे, यदि आप दर्शक हैं मेरे इस टाइप के, तो वो जब जानवर मालिक को देखता है तो उछल कूद करने लगता है। वो सोचता है कि मालिक कुछ लेके आए, हमें खिलाएंगे, और उस बच्चे की तरह रोल अदा कर रहा है कि अब
हमको सब चीज़ें मिलेंगी चूँकि हमारे मम्मी पापा आ गए। अमेरिका उनका मम्मी पापा है, एक तरह से कहना चाहिए। और दूसरी बात, एक और जो कहानी है वो ये है कि सारी दुनिया को अपने हथियार बेचता है, जो कुछ भी करता है अपनी जो रिसर्च है उसको बेचता है, उसके ज़रिए धन कमाता है और उस धन से जो अमेरिका से वो हथियार उठाता है। इजराइल कितना भी उछल कूद ले, उसके मालिक आ गए हैं, सेंट्रल कमांड के मालिक, लेकिन वो ईरान पर हमला नहीं कर सकता। उसे मालूम है कि ईरान पर हमला किया तो सारी मुस्लिम जमात के जितने भी देश हैं वो सब चारों तरफ से घेर करके उसको तहस नहस कर देंगे। वैसे तो ईरान ही इतनी पावर रखता है कि इजराइल को उसका एक ही बम काफ़ी है, उत्तरी कमांड पर, उत्तरी छोर पर छोड़ने से वो पूरा दक्षिण तक समेट देगा सारे इजराइल को। ये सब समझता है। अब आप जानते हो, हारा हुआ भांड जो है दिवाली गाता है हमेशा, ये आपने देखा हो। ये कहावत है हमारे इंडिया में, कहते हैं कि जब भांड हार जाता है तो दिवाली गाने लगता है। तो इसी तरह से वो भी, ईरान ने जो 180 के आसपास जो मिसाइल्स छोड़ी थी, सुपरसोनिक भी मिसाइल शायद उसमें शामिल है, वो वहाँ बैठा बैठा बहुत सारी चीज़ें हो गई, तमाम लोग मारे गए और तमाम चीज़ें तहस नहस हो गई, एयरबेस ख़त्म हो गए। लेकिन उसके बाद भी कह रहा है हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। जैसे कि कोई पहलवान, बड़ा पहलवान नहीं, छोटे पहलवान को नीचे गिरा देता है, तब भी वो पहलवान कहता है नहीं मैं सही हूँ और मैं लड़ूंगा। उस टाइप से ये बातें कर रहा है। उसकी अब इतनी औकात नहीं रही है। जब तक अमेरिका का जूस उसके पास है तब तक वो अपनी बातें कह सकता है, बोल सकता है, बता सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ अमेरिका भी अब, चूँकि उसे भी मुस्लिम वोट चाहिए, अमेरिका में बहुत सारी मुस्लिम आबादी है, वो दोनों पार्टियों को इसी जंग को लेकर के सपोर्ट करने वाले हैं। चूँकि 1 साल से जंग चल रही है, वो सारी चीज़ें समझते हैं, देखते हैं कि किसको हमें सत्ता में लाना चाहिए, और ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। खैर, इजराइल की उछल कूद है जो अपने मालिक के आते ही वो इधर उधर हाथ पैर मार रहा है, हिजबुल्लाह पर हमला, हमास पर हमला। लेकिन उसको अभी देखिए, हिजबुल्लाह ने एक ऐसा बम फेंका जो उसके घर पे जाके गिरा, और हूतियों ने एक बम फेंका जो उसके जहाज़ से छू के निकल गया। जब भगवान ना करे वो सीधा जहाज़ में लग जाता तो उसके जहाज़ का क्या होता। ये सारी चीज़ें हैं। औकात में रह कर के बात करनी चाहिए व्यक्ति को। आप इतने बड़े देश भी नहीं हो कि आप एक झटका भी झेल जाओ। केवल बुद्धि कभी कभी काम करना बंद कर देती है। भले ही आप बुद्धिमान हैं, लेकिन बुद्धि भी चरने चली जाती है कभी कभी, और वो इस समय नेतन्याहू की बुद्धि चरने गई हुई है। वो मानवता भूल गया है, खुद अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में इस तरह का युद्ध थोपने की कोशिश कर रहा है। हमारा मीडिया भी कुछ कभी कभी की बुद्धि विवेक सब खो देता है। यहाँ के जितने चैनल हैं, मोदी चैनल, सारे के सारे बस यही बक रहे हैं, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये तीसरा विश्व युद्ध कहाँ से शुरू हुआ है, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देता। वो केवल छोटे से देश हैं, वो अपने अपनी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत ने तो अभी उसमें अपना कोई कंसेप्ट ही नहीं दिया है। भारत ने सिर्फ अपने जो नागरिक हैं दोनों देशों में, ईरान में भी, इजराइल में भी, उनको एक गाइडलाइन जारी की हुई है कि आप अपनी जगह सुरक्षित रहें। बाकी तो भारत ने कोई पक्ष ही नहीं लिया है। भारत देखिए, ना तो हूतियों को आतंकवादी मानता है, ना हिजबुल्लाह को आतंकवादी मानता है, हमास को वो पूरा देश मानता है। आपने शायद देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण, आप सुनना चाहें तो मैं इस वीडियो के साथ आपको सुना देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमेशा ये बताया कि हमास एक स्वतंत्र देश है, उसको ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। बाकायदे जब वो विदेश मंत्री थे तो वहाँ भेजे गए थे, बाकायदे विदेश मंत्री नहीं, विपक्ष के नेता थे, और जब शायद कांग्रेस सरकार ने उनको भेजा था कि आप जाकर के अपनी बात कहिए, तब से उनका भाषण वायरल हो रहा है। उस भाषण के जरिए ही हमारे यहाँ की जो सरकार है, बीजेपी कुछ भी कहे, बीजेपी से मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत की सरकार आज भी मानती है कि हमास एक स्वतंत्र देश है और उसकी रक्षा की जानी चाहिए, उसे बचाया जाना चाहिए। अब तमाम बीजेपी के जो कारिंदे हैं वो अपनी अपनी बातें बोलते हैं, और
जैसे ट्रम्प बोलता है वैसे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं और टीवी चैनल भी उन्हीं की गाथा गाते रहते हैं कि वो इजराइल वो फलाना ढिमका। खैर, आपको मैं अभी सुनवा देता हूँ, वो अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण भी सुनवा देता हूँ, छोटा सा है, आप सुन लीजिए। जनता पार्टी की सरकार बन गई, अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय इमरान भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम हर एक प्रश्न को कोण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में ये स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक छोटा सा 15-20 सेकंड का ये भाषण सुना। स्पष्ट बोल रहे हैं, वो सबको मालूम है। जब अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं तो बीजेपी को तो थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि उनका जो इतना बड़ा नेता था, जो हमास को स्वतंत्र राष्ट्र की संज्ञा देता है अपने भाषण में, उसको लेकर के इस तरह की बातें क्यों करते हैं। खैर, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और मुझे इसके लिए वीडियो को लाइक करें और उसको वायरल भी करने की कोशिश करें, तो मेरा ये शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरपी सिंह यादव।